स्वागत है। आज हम ज्ञान को कैसे व्यवस्थित किया जाता है इस दुनिया में गोता लगा रहे हैं। जी। सोचिए जैसे जानकारी का एक बहुत बड़ा समंदर है और हम उसे समझने के लिए एक नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन मतलब पुस्तकालय वर्गीकरण के जो सिद्धांत हैं उन पर केंद्रित हैं। जी हाँ। खासतौर पर हम कैनन पर ध्यान देंगे, वो बुनियादी सिद्धांत जिन्होंने इन सिस्टम्स को, इन प्रणालियों को गढ़ा है। सही कहा। ये सिर्फ किताबों को शेल्फ पर रखने की बात नहीं है ना। हाँ। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये समझने की कोशिश है कि ज्ञान खुद कैसे संरचित होता है। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि कैसे एस.आर. रंगनाथन जैसे जो विचारक थे, उन्होंने इस काम को मतलब वर्गीकरण के डिजाइन को सिर्फ अंदाजे या व्यक्तिगत पसंद से हटाकर एक ज्यादा व्यवस्थित लगभग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बना दिया। हाँ, एक सिस्टमैटिक अप्रोच। जी। उन्होंने इसे 3 स्तरों या प्लेन में बांटा। पहला विचार प्लेन, आइडिया प्लेन, जहां अवधारणाएं बनती हैं, जहां असली सोच विचार होता है। हाँ। फिर मौखिक प्लेन, वर्बल प्लेन, जहां उन विचारों को नाम मिलते हैं, शब्द बिल्कुल। और तीसरा संकेतन प्लेन, नोटेशनल प्लेन, जहां उन नामों को कोड या प्रतीक दिए जाते हैं। अच्छा। तो आज हमारी चर्चा इन्हीं 3 प्लेन्स और उनमें इस्तेमाल होने वाले जो कैनन है उन पर रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि बुनियादी से लेकर कुछ एडवांस सिद्धांतों तक को कवर करें। ठीक है। मकसद ये समझना है कि ये सिद्धांत वर्गीकरण की योजनाओं की नींव कैसे हैं। बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं विचार प्लेन से। लगता है यहीं पर असली दिमागी कसरत होती है ना। हाँ, कह सकती हैं। यहीं पर वर्गीकरण का पूरा खाका, पूरा ढांचा तैयार होता है। अच्छा। यहाँ मुख्य काम है विशेषताओं का चयन करना, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। विशेषताएं यानी किस आधार पर हम ज्ञान को बांटेंगे। बिल्कुल। किसी बड़े समूह को छोटे समूहों में बांटने का आधार क्या होगा। जैसे मान लीजिए इंसानों का समूह है। हाँ। तो आप उन्हें उम्र के आधार पर बांट सकते हैं, लिंग के आधार पर, राष्ट्रीयता, पेशा, ये सब अलग अलग विशेषताएं हो गई। दिलचस्प। लेकिन क्या कोई भी विशेषता चुन सकते हैं या इसके भी कुछ नियम हैं? नहीं, यहीं पर सिद्धांत काम आते हैं। रंगनाथन ने इसके लिए बहुत स्पष्ट कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। अच्छा, बताइए। पहला है विभेदन, डिफरेंशिएशन, मतलब विशेषता ऐसी हो जो समूह को कम से कम 2 अलग अलग उप समूहों में बांट सके। जैसे आप साइकिलों को पहियों की संख्या के आधार पर नहीं बांट सकते क्योंकि सब में 2 ही पहिए होते हैं, है ना। हाँ, ये तो सही है। लेकिन आप सवार के आधार पर बांट सकते हैं। जेंट्स साइकिल, लेडीज साइकिल, बच्चों की साइकिल, यहाँ विभाजन हो रहा है। ठीक है। दूसरा है सुनिश्चितता, असर्टेनेबिलिटी। विशेषता ऐसी होनी चाहिए जिसे आप आसानी से और निश्चित रूप से पहचान सकें, वेरीफाई कर सकें। अच्छा। जैसे आप जीवित लोगों को उनकी मौत की अनुमानित तारीख के आधार पर नहीं बांट सकते, वो तो पक्का नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। या पिछले जन्म के आधार पर भी नहीं, ये सुनिश्चित नहीं है। समझ गया। तीसरा क्या है? तीसरा है स्थायित्व, परमानेंस। विशेषता स्थायी हो, बदलने वाली ना हो। जैसे गिरगिट, आप उसे रंग के आधार पर क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो तो रंग बदलता रहता है। हाँ, सही बात है। तो विशेषता स्थायी होनी चाहिए। और चौथा है प्रासंगिकता। मतलब रेलेवेंस। जी। विभाजन का जो आधार है वो वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। मान लीजिए आप भाषा सीखने वालों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो उन्हें त्वचा के रंग या वजन के आधार पर बांटना तो बेमतलब है ना। हाँ, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल। तो ये 4 मुख्य कैनन हैं: विभेदन, सुनिश्चितता, स्थायित्व और प्रासंगिकता। तो मतलब ज्ञान बांटने का जो आधार है वो मनमाना नहीं हो सकता। वो तर्क संगत हो, पहचाना जा सके, स्थायी हो और उद्देश्य के हिसाब से काम का हो। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इन कैनन का सार है। ये वर्गीकरण को व्यक्तिपरक पसंद से निकालकर एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया बनाते हैं। समझ गया। लेकिन क्या हो अगर किसी चीज को बांटने के लिए एक से ज्यादा प्रासंगिक विशेषताएं हों, मतलब एक से ज्यादा वैलिड तरीके हों? हाँ, ये तो अक्सर होता है। तो फिर उनका क्रम कैसे तय होता है? जैसे आपने साहित्य का उदाहरण दिया था, पहले भाषा के आधार पर बांटें या उसके रूप जैसे कविता, नाटक, उसके आधार पर? ये तो अहम सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है और इसके लिए भी सिद्धांत है। इन्हें कहते हैं कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब विशेषताओं के अनुक्रम के लिए कैनन। अच्छा,
क्रम के लिए भी नियम है। जी, पहला है सहवर्तीता, कंकॉमिटेंस। इसका मतलब है कि ऐसी दो विशेषताएं एक के बाद एक न लगाएं जिनसे नतीजा एक जैसा ही निकले। जैसे उन्हें 2004 के बाद जन्मे और 2004 से पहले जन्मे में बांटते हैं। अगर आज 2024 है तो ये दूसरा विभाजन तो पहले जैसा ही हो गया ना। हाँ, एक तरह से वही बात दोबारा कह दी। जी, तो ये व्यर्थ है। दूसरा कैनन है प्रासंगिक अनुक्रम। प्रासंगिक अनुक्रम मतलब विशेषताओं का जो क्रम है वो उद्देश्य के हिसाब से प्रासंगिक और उपयोगी होना चाहिए। जैसे आपने साहित्य वाला उदाहरण दिया था। हाँ। तो भाषा, रूप, लेखक, कृति, ये क्रम शायद भाषा के अध्येताओं के लिए ज्यादा उपयोगी हो। ठीक है। लेकिन रूप, भाषा, लेखक, कृति, ये क्रम शायद अलग अलग भाषाओं में काव्य रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करने वालों के लिए बेहतर हो। अच्छा, मतलब यूजर की जरूरत पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, उपयोग पर निर्भर करता है। और तीसरा कैनन है संगत अनुक्रम। संगत अनुक्रम मतलब एक बार जो क्रम चुन लिया उसे लगातार हर जगह वैसी ही पालन करना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी बिल्कुल, इससे वर्गीकरण में एक रूपता आती है, यूजर को समझने में आसानी होती है। तो सिर्फ विशेषता चुनना काफी नहीं है, उनका सही और कंसिस्टेंट क्रम भी बहुत जरूरी है। एकदम सही। ठीक है, तो हमने विशेषताएं चुन ली, उनका क्रम भी तय कर लिया। अब ये जो विभाजन से बनी अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें आपस में कैसे व्यवस्थित करते हैं? यहाँ दो मुख्य संरचनाएं काम आती हैं। एक है एरेज और दूसरी है चेन्स। एरे और चेन, ये क्या है? एरे का मतलब होता है समान स्तर की इकाइयों की एक पंक्ति। जैसे भारत के सभी राज्य मिलकर एक एरे बनाते हैं। तो सब एक ही लेवल पर है। हाँ। अच्छा। और चेन? चेन का मतलब है क्रमिक अधीनता का क्रम। हाँ। एक के अंदर एक। हाँ। जैसे एशिया, दक्षिण एशिया, भारत, उत्तर प्रदेश, ये एक चेन बन गई। समझ गया। एरे मतलब एक लाइन में, चेन मतलब एक के नीचे एक। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। और इन दोनों के लिए भी अपने अपने कैनन हैं। अच्छा, बताइए। पहले एरे के लिए कैनन देखते हैं। हाँ। पहला है संपूर्णता। एग्जॉस्टिवनेस। संपूर्णता मतलब सब कुछ शामिल हो। हाँ। उस स्तर के सभी संभावित सदस्य एरे में शामिल होने चाहिए। जैसे भारत के राज्य गिन रहे हैं तो कोई छूटना नहीं चाहिए। ठीक। दूसरा है अपवर्जिता। एक्सक्लूसिवनेस। मतलब कोई एक इकाई एक ही समय में एक से ज्यादा समूहों में न आए। हर इकाई का अपना एक निश्चित स्थान हो। ये पारंपरिक वर्गीकरण में होता होगा, आजकल शायद थोड़ा लचीलापन आ गया है। हाँ, कुछ हद तक, लेकिन सिद्धांत यही कहता है। तीसरा है सहायक अनुक्रम। हेल्पफुल सीक्वेंस। हेल्पफुल सीक्वेंस? हाँ। मतलब क्रम उपयोगी हो। जी, एरे के सदस्यों को किसी तार्किक और उपयोगी क्रम में रखना चाहिए। इसके क्या तरीके हो सकते हैं? कई तरीके हैं, जैसे समय के अनुसार कालानुक्रमिक, राजाओं का क्रम, विकास के क्रम में विकासवादी, जैसे जीव विज्ञान में अमीदा से स्तनधारी, जगह के हिसाब से स्थानिक, जैसे राज्यों का नक्शे के हिसाब से क्रम, मात्रा के हिसाब से मात्रात्मक, जैसे करेंसी नोट, सरल से जटिल की ओर बढ़ती जटिलता, जैसे अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य। अच्छा, कई आधार हैं। हाँ, लोकप्रियता के आधार पर भी हो सकता है, या पारंपरिक क्रम कैनोनिकल, जैसे राधे श्याम। और अगर कोई और तर्क ना मिले तो अंत में वर्णानुक्रम अल्फाबेटिकल का सहारा लेते हैं। वर्णानुक्रम मतलब लास्ट रिसॉर्ट। अक्सर हाँ, क्योंकि वो तार्किक संबंध नहीं दिखाता। और चौथा कैनन है संगत अनुक्रम, कंसिस्टेंट सीक्वेंस। ये तो पहले भी आया था। हाँ, एरे के लिए भी लागू होता है। अगर वही सदस्य अलग अलग जगहों पर एरे में आए तो उनका क्रम हर जगह एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये तो वे एरे के कैनन। अब चेन के बारे में बताइए। चेन के लिए दो मुख्य कैनन हैं। पहला, घटती व्यापकता। घटती व्यापकता मतलब हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना चाहिए, ब्रॉड से नैरो, जैसे विश्व, एशिया, भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दायरा घटता जा रहा है। समझ गया, ऊपर से नीचे। हाँ, और दूसरा है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, ये क्या है? इसका मतलब है कि चेन में कोई बीच की कड़ी छूटनी नहीं चाहिए। आप सीधे एशिया से लखनऊ नहीं जा सकते, बीच में भारत और उत्तर प्रदेश भी आने चाहिए। हर स्टेप दिखना चाहिए। अच्छा, कोई जंप नहीं? जी, कोई जंप नहीं। तो संक्षेप में कहें तो एरे और चेन के ये सिद्धांत पक्का करते हैं कि ज्ञान की जो संरचना बने वो साफ हो, पूरी हो, लॉजिकल हो,
ताकि उसे समझना और इस्तेमाल करना आसान हो। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है, यही इनका उद्देश्य है। तो ठीक है, विचार प्लेन में हमने अवधारणाओं का पूरा ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब बारी आती है उन्हें नाम देने की। यहीं पर मौखिक प्लेन यानी वर्बल प्लेन का रोल आता है। बिल्कुल सही। विचार तो अमूर्त होते हैं ना, उन्हें व्यक्त करने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें सटीक शब्दों या पदों की जरूरत होती है। और यहीं पर भाषा की जो अपनी प्रकृति है वो कुछ चुनौतियां पेश करती है। भाषा की चुनौती किस तरह की? देखिए, कोई भी भाषा वो एक ही समय में बहुत रिच भी होती है और कहीं-कहीं पुअर भी। रिच और पुअर कैसे? रिच ऐसे कि एक ही विचार के लिए कई शब्द हो सकते हैं, समानार्थी, सिनोनिम्स। जैसे सूरज के लिए कितने शब्द हैं? सूर्य, दिनकर, भास्कर, रवि। हाँ, बहुत सारे। और भाषा पुअर या गरीब ऐसे है कि कई बार एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं। समनाम, होमोनिम्स। अच्छा, होमोनिम्स जैसे क्रिकेट, ये खेल भी है और एक कीड़ा भी। हाँ। या ऑर्डर शब्द को लीजिए, कितने मतलब हैं? आदेश देना, क्रम, व्यवस्था। सही बात है, ये तो वाकई एक बड़ी समस्या हो सकती है, खासकर अगर हम वैज्ञानिक या तकनीकी संवाद की बात करें। निश्चित रूप से। अगर एक ही चीज के कई नाम हों या एक ही नाम की कई चीजें हों तो भ्रम होना तो तय है, कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। इसीलिए वैज्ञानिक संचार में या वर्गीकरण में आदर्श स्थिति क्या मानी जाती है? एक अवधारणा, एक शब्द, न कोई समानार्थी, न कोई समनाम। वन कॉन्सेप्ट, वन टर्म। रंगनाथन ने इस पर मानकीकृत शब्दावली, स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी पर बहुत जोर दिया और इसके लिए भी कुछ कैनन दिए। अच्छा, शब्दों के लिए भी कैनन है? जी हाँ। पहला है संदर्भ का कैनन, कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। हाँ, मतलब शब्दों को उनके ऊपरी वर्ग के संदर्भ में समझा जाना चाहिए ताकि बार बार पूरा लंबा नाम न लिखना पड़े। जैसे अगर हेडिंग लवण है, सेल्स, तो नीचे सिर्फ सरल, दोहरा, जटिल लिखना काफी है। पूरा सरल लवण, दोहरा लवण लिखने की जरूरत नहीं। समझ गया, कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा। जी। दूसरा है गणना का कैनन, कैनन ऑफ इन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन मतलब सूची बनाना। हाँ, जब किसी शब्द का दायरा, उसका स्कोप बहुत स्पष्ट न हो या उसमें कई चीजें शामिल हों, तो सुरक्षित तरीका यह है कि उसके उपविभागों की एक सूची बनाकर उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया जाए। ठीक है। तीसरा है प्रचलन का कैनन, कैनन ऑफ करेंसी। करेंसी मतलब जो चल रहा हो। बिल्कुल। वर्गीकरण में जो शब्द इस्तेमाल किए जाएं वो वर्तमान में प्रचलित होने चाहिए। पुराने, आउटडेटेड या अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कोई उदाहरण? जैसे पहले होम साइंस शब्द चलता था, अब उसकी जगह होम मैनेजमेंट ज्यादा प्रचलित है, तो नए शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और चौथा है संयम का कैनन, कैनन ऑफ रेटिसेंस। संयम मतलब शब्दों को तटस्थ होना चाहिए, उनमें कोई मूल्यांकन, कोई जजमेंट या कोई पक्षपात नहीं झलकना चाहिए। शब्द क्रिटिकल या वैल्यू लेडन नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? हाँ, कहते हैं कि ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन के किसी पुराने संस्करण में पैरासाइकोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए हम्बग्स जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया था। अरे, ये तो बहुत जजमेंटल है। जी, तो कैनन ऑफ रेटिसेंस कहता है कि ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, शब्दावली निष्पक्ष हो। ये मानकीकृत शब्दावली सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या इसे लागू करना हमेशा आसान होता है, खासकर जब भाषा तो खुद ही बदलती रहती है, नए शब्द आते रहते हैं? ये एक व्यावहारिक चुनौती जरूर है, आप सही कह रहे हैं। शब्दावली को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है और कई बार किसी एक मानक शब्द पर सबकी सहमति बनाना भी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वर्गीकरण में और वैज्ञानिक संवाद में स्पष्टता लाने के लिए मानकीकरण का प्रयास जरूरी माना जाता है। तो मौखिक प्लेन का सार ये हुआ कि विचारों को स्पष्ट, सटीक, बिना भ्रम वाले और तटस्थ नाम देना, ताकि संवाद सही हो सके, भले ही इसमें कुछ प्रैक्टिकल मुश्किलें हों। हाँ, लक्ष्य यही है। ठीक है, तो विचार संरचित हो गए, ढांचा बन गया जी, उन्हें मानक नाम भी मिल गए। अब आता है तीसरा प्लेन, संकेतन प्लेन, नोटेशनल प्लेन। जी, ये वही कोड या प्रतीक हैं जो हम अक्सर लाइब्रेरी की किताबों की स्पाइन पर लिखे देखते हैं, जैसे 823.91 या L.4.2। हाँ, बिल्कुल वही। ये देखकर मैं अक्सर सोचता था कि वही इतने सारे अक्षर और अंकों का मतलब क्या है। हाँ, ये वर्गीकरण का सबसे बाहरी, सबसे विजिबल हिस्सा है।
संकेतन यानी नोटेशन विषयों को दर्शाने के लिए संक्षिप्त प्रतीकों जैसे अंक, अक्षर या दूसरे चिन्ह इनकी एक प्रणाली है। अच्छा, हाँ, ये असल में विचार प्लेन में जो हमने तार्किक निर्णय लिए थे उनको लागू करने का, उनको दर्शाने का एक जरिया है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? हम सीधे विषयों के नामों का ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते शेल्फ पर किताबें जमाने के लिए? नाम ज्यादा आसान नहीं होंगे? नहीं, उसके कई ठोस कारण हैं जिनकी वजह से सिर्फ नामों से काम नहीं चल पाता। बताइए जरा। पहला तो ये कि विषयों के नाम अक्सर बहुत लंबे होते हैं। किताब की पतली सी स्पाइन पर उन्हें लिखना मुश्किल होता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, एक ही विषय के नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होते हैं, जैसे मैथ्स और गणित। संकेतन भाषा से परे होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तीसरा, विषयों के नाम समय के साथ बदल भी सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, पॉलिटिकल इकोनॉमी अब इकोनॉमिक्स बन गया, लेकिन संकेतन ज्यादा स्थिर रहता है। ठीक है। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है, अगर हम नामों को वर्णानुक्रम में अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो वो विचार प्लेन में तय किए गए तार्किक क्रम को पूरी तरह बिगाड़ देंगे। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए गणित की किताबें हैं, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब गणित के हिस्से हैं। इनका एक लॉजिकल सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन अल्फाबेटिकली रखेंगे तो एल्जेब्रा पहले आएगा, फिर ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री बाद में। लॉजिकल ऑर्डर टूट गया। हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। संकेतन उस लॉजिकल क्रम को बनाए रखता है। जैसे मान लीजिए वनस्पति विज्ञान में पौधे के हिस्सों का एक तय क्रम है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। हाँ, तो संकेतन ऐसा बनाया जाता है कि इस क्रम में आने वाली किताबें शेल्फ पर भी उसी क्रम में रहें। ये काम सिर्फ नामों से नहीं हो सकता। समझ गया। तो संकेतन की जरूरत है संक्षिप्तता, भाषा निरपेक्षता, स्थिरता और सबसे ज्यादा तार्किक क्रम को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल सही। तो फिर एक अच्छा संकेतन सिस्टम कैसा होना चाहिए? क्या इसके भी कुछ सिद्धांत या कैनन हैं? हाँ, बिल्कुल है। रंगनाथन ने इसके लिए भी काफी विस्तार से कैनन दिए हैं। कुछ मुख्य मैं बताती हूँ। जरूर। पहला है समनाम और समानार्थी का कैनन, कैनन ऑफ होमोनिम एंड सिनोनिम। ये मौखिक प्लेन वाले कैनन जैसा ही है, पर संकेतन के लिए। अच्छा। आदर्श स्थिति तो ये है कि एक क्लास नंबर या कोड का केवल एक ही विषय या अर्थ हो, कोई समनाम न हो, और एक विषय के लिए केवल एक ही क्लास नंबर हो, कोई समानार्थी न हो। लेकिन क्या ये हमेशा संभव होता है? या एक ही विषय के लिए वैकल्पिक कोड्स भी होते हैं, पर आदर्श यही है। ठीक है, अगला। सापेक्षता और एकरूपता का कैनन, कैनन ऑफ रिलेटिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब है कि आमतौर पर क्लास नंबर की लंबाई विषय की गहराई या विस्तार को दर्शाती है। मतलब जितना स्पेसिफिक विषय उतना लंबा कोड। हाँ, सामान्यतया ऐसा ही होता है। ज्यादा विशिष्ट विषय का कोड अक्सर लंबा होता है। और एकरूपता का मतलब है कि समान स्तर के विषयों के कोड की लंबाई भी लगभग समान होनी चाहिए। अच्छा। और फिर है पदानुक्रम का कैनन, कैनन ऑफ हायरार्की। सिद्धांत ये कहता है कि क्लास नंबर में विषय के विभाजन का हर स्तर, हर लेवल झलकना चाहिए, चेन की हर कड़ी दिखनी चाहिए, हर स्टेप दिखना चाहिए कोड में। सिद्धांततः हाँ। हालांकि कई बार कोड को छोटा रखने के लिए, संक्षिप्तता के लिए, इसका पूरी तरह पालन नहीं हो पाता। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण कैनन है मिश्रित संकेतन का कैनन, कैनन ऑफ मिक्स्ड नोटेशन। मिक्स्ड नोटेशन। हाँ, ज्ञान इतना विशाल और जटिल है कि उसे दर्शाने के लिए सिर्फ एक तरह के प्रतीक, जैसे सिर्फ अंक 0 से 9 या सिर्फ अक्षर AZ काफी नहीं होते। इन्हें शुद्ध संकेतन कहते हैं। हाँ, अच्छा। रंगनाथन का मानना था कि शुद्ध संकेतन अपर्याप्त है, हमें अंकों, अक्षरों और शायद कुछ चिन्हों को मिलाकर यानी मिश्रित संकेतन, मिक्स्ड नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे ज्यादा विषयों को कम लंबाई वाले कोड दिए जा सकते हैं। मतलब मिक्स एंड मैच करना बेहतर है। हाँ, इससे ज्यादा क्षमता और लचीलापन मिलता है। ठीक है, और कोई कैनन? जी, एक और अहम है पहलूदार संकेतन का कैनन, कैनन ऑफ फैसेटेड नोटेशन। इसका मतलब है कि संकेतन ऐसा होना चाहिए कि वो विषय की आंतरिक संरचना, उसके विभिन्न पहलुओं या घटकों, फैसेट्स को साफ साफ दिखाएं। जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन का कोड देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पहलू शामिल है। वो विषय की कहानी कहता है। अच्छा, कोड देख के ही विषय का विश्लेषण हो जाए। कुछ हद तक, हाँ। और आखिरी मुख्य कैनन है सहव्यापकता का कैनन, कैनन ऑफ कोएक्सटेंसिवनेस। कोएक्सटेंसिवनेस, ये क्या है? इसका मतलब है कि क्लास नंबर को विषय के हर प्रासंगिक पहलू को उसकी पूरी गहराई तक दर्शाना चाहिए।
मतलब क्लास नंबर उतना ही स्पेसिफिक हो जितना कि विषय खुद है। पूरी डिटेल कवर होनी चाहिए। हाँ, इस पर ब्लिस और रंगनाथन के बीच मजेदार बहस भी थी। ब्लिस कहते थे बी माइन्यूट, बी नॉट टू माइन्यूट, विस्तृत बनो पर बहुत ज्यादा नहीं। हाँ। जबकि रंगनाथन कहते थे बी माइन्यूट, बी टू माइन्यूट। मतलब रंगनाथन चाहते थे कि हर छोटी से छोटी डिटेल कोड में आ जाए। हाँ, उनका जोर था कि वर्गीकरण यथासंभव सटीक और विषय के पूरे विस्तार को दिखाने वाला हो। तो एक अच्छे संकेतन को सटीक होना चाहिए, संरचना दिखानी चाहिए, विषय की गहराई बतानी चाहिए। लेकिन शायद व्यावहारिक रूप से हमेशा हर गली मोहल्ले का नक्शा बनाना संभव या जरूरी ना हो, जैसा ब्लिस कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल। व्यवहार में एक संतुलन साधना पड़ता है। सिद्धांत हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन व्यवहारिकता, कोड की लंबाई, याद रखने में आसानी, ये सब भी देखना होता है। वही मैं पूछने वाला था, ये सब सिद्धांत कोड को बहुत जटिल नहीं बना देते? आम उपयोगकर्ता के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? कोड छोटा हो, याद रखने में आसान हो? आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। उपयोगकर्ता के नजरिए से देखें तो संक्षिप्तता यानी कोड का छोटा होना बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे कोड लिखने, पढ़ने, याद रखने में मुश्किल होते हैं। हाँ। और स्मृति सहायक भी एक बहुत अच्छा गुण है। निमोनिक्स मतलब याद रखने में मदद। हाँ, जब मिलते जुलते विचारों या विषयों के लिए संकेतन में समान अंक या पैटर्न इस्तेमाल होते हैं तो उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। जैसे डीडीसी में अक्सर अलग अलग भाषाओं के साहित्य के लिए एक जैसा पैटर्न होता है या भूगोल के लिए समान अंक होते हैं। अच्छा। लेकिन इन सबसे बढ़कर या कहिए इन सबके साथ साथ संकेतन की जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनिवार्य गुणवत्ता है वो है आतिथ्य। हॉस्पिटैलिटी। आतिथ्य। हॉस्पिटैलिटी, वर्गीकरण प्रणाली में मेहमान नवाजी, ये कैसे? ये तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, आतिथ्य। इसे ऐसे सोचिए कि ज्ञान एक लगातार बढ़ता हुआ परिवार है। इसमें रोज नए सदस्य यानी नए विषय पैदा हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। सही बात है, ज्ञान तो स्थिर नहीं है। बिल्कुल। तो वर्गीकरण प्रणाली को एक अच्छे मेजबान की तरह होना चाहिए। उसे ऐसा होना चाहिए कि वो इन नए मेहमानों का स्वागत कर सके और उन्हें घर में यानी वर्गीकरण की सूची में उनकी सही जगह पर बिठा सके, बिना पुराने सदस्यों को डिस्टर्ब किया। हाँ, बिना पुराने सदस्यों को उनकी जगह से हिलाए या घर की पूरी व्यवस्था को बिगाड़े। तो नए विषयों को मौजूदा क्रम में उनकी सही तार्किक जगह पर जोड़ने की क्षमता ही संकेतन का आतिथ्य या हॉस्पिटैलिटी कहलाती है। वाह, ये तो बहुत जरूरी गुण है। और ये किया कैसे जाता है? नए मेहमानों के लिए जगह कैसे बनती है? इसके कई तरीके हैं, एरे लेवल पर भी और चेन लेवल पर भी। समान स्तर पर नए विषय जोड़ने के लिए यानी एरे में आतिथ्य के लिए या तो पहले से ही कुछ गैप्स यानी खाली नंबर छोड़ दिए जाते हैं भविष्य के लिए। अच्छा, खाली जगह छोड़ दी। हाँ, या फिर रंगनाथन ने कुछ खास डिजिट्स बताए जैसे 0, 9, ZZ, जिन्हें सेक्टराइजिंग डिजिट्स कहते हैं। ये किसी एरे की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उसमें और जगह बना देते हैं। इसी तरह TVX जैसे एम्प्टीइंग डिजिट्स और UWY जैसे एम्प्टीइंग डिजिट्स भी हैं जो और ज्यादा लचीलापन देते हैं नए विषयों को जोड़ने के लिए। बाप रे, ये तो काफी टेक्निकल हो गया। हाँ, ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मूल बात ये है कि एरे में नए सदस्य जोड़ने के तरीके हैं और किसी विषय के अंदर नए उप विषय जोड़ने के लिए यानी चेन में आतिथ्य के लिए उसके लिए सबसे कारगर तरीका है दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन का सिद्धांत, जैसे ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन में होता है। अच्छा, वो डेसिमल वाला सिस्टम। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 328.3। इसके बाद आप आसानी से 328.31, 328.32, 328.33 जोड़ सकते हैं। फिर 328.31 के बाद आप 328.311, 328.312 जोड़ सकते हैं। मतलब आप बीच में कहीं भी कितनी भी गहराई तक जा सकते हैं। जी हाँ, ये डेसिमल सिस्टम अनंत आतिथ्य प्रदान करता है चेन में। आप हमेशा नए उपविभागों को उनकी सही तार्किक जगह पर फिट कर सकते हैं। तो आतिथ्य इसलिए सबसे जरूरी है क्योंकि ज्ञान बदलता रहता है, बढ़ता रहता है और वर्गीकरण प्रणाली को भविष्य में आने वाले नए ज्ञान के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। ये उसे एक तरह से जिंदा बनाए रखता है। बिल्कुल। बिना आतिथ्य के कोई भी वर्गीकरण प्रणाली कुछ ही समय में पुरानी और अप्रासंगिक हो जाएगी। वो नए ज्ञान को जगह ही नहीं दे पाएगी। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब है? हमने ये देखा कि कैसे ज्ञान का वर्गीकरण सिर्फ चीजों की लिस्ट बनाना या उन्हें शेल्फ पर रखना भर नहीं है। ये तो
सिद्धांतों पर यानी इन कैनन पर आधारित एक बहुत गहरी, सोची समझी, संरचित और लॉजिकल प्रक्रिया है। जी हाँ। जो विचार के स्तर से शुरू होती है, फिर उसे शब्दों में ढालती है और अंत में उसे प्रतीकात्मक कोड या संकेतन देती है। और ये तीनों प्लेन, विचार, मौखिक और संकेतन, मिलकर काम करते हैं। ये वास्तव में ज्ञान को व्यवस्थित करने के पीछे का जो तर्क है, जो लॉजिक है, उसके पीछे की पूरी सोच को समझने का एक तरीका है। ये कैनन भले पहली नज़र में थोड़े मुश्किल या टेक्निकल लगे, लेकिन ये उन सभी सिस्टम्स की रीढ़ है जो हमें सूचना के इस विशाल ब्रह्मांड में अपना रास्ता खोजने में मदद करती हैं। चाहे वो कोई फिजिकल लाइब्रेरी हो या फिर कोई बड़ा सा डिजिटल डेटाबेस। बिल्कुल। ये सिद्धांत ही सुनिश्चित करते हैं कि वर्गीकरण केवल किसी की व्यक्तिगत पसंद या अंदाजा ना होकर वस्तुनिष्ठ हो, वैज्ञानिक आधार पर टिका हो और सबसे जरूरी, उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो। और ये सब जानने के बाद ये सोचने पर भी मजबूर करता है। मुझे याद आ रहा है एरिक डी ग्रोलियर, जो वर्गीकरण के एक फ्रांसीसी विचारक थे। उन्होंने कभी कहा था कि संकेतन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, जैसे गणित या रसायन विज्ञान में प्रतीकों को लेकर हुई है, हाँ, उस तरह की प्रगति या कहिए परिपक्वता पुस्तकालय वर्गीकरण में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, खासकर आम उपयोगकर्ता की समझ या आसानी को ध्यान में रखते हुए। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। तो अब जब हम तेजी से एक ऐसी डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां शायद संकेतन की भूमिका बदल रही है, हम सीधे कीवर्ड से ज्यादा सर्च करते हैं, कोड शायद उतने सामने नहीं आते। जी, यूजर इंटरफेस बदल रहा है। हाँ, तो ऐसे में ज्ञान संगठन के भविष्य के सिद्धांत कैसे विकसित हो सकते हैं? क्या हमें पूरी तरह से नए डिजिटल कैनन की जरूरत होगी जो शायद इन पारंपरिक कैनन से कुछ अलग हों और उपयोगकर्ता की खोज की आदतों या मशीन लर्निंग की क्षमताओं को ज्यादा ध्यान में रखें? इस पर विचार करने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संगीन सवाल है आज के दौर में। शायद भविष्य के सिद्धांत इन कैनन की आत्मा को बनाए रखते हुए नए रूप लेंगे। सोचने वाली बात है।